हम क्या करते हैं, 2 बार H2SO4 के मोल्स निकालते हैं, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी मास ऑफ फर्स्ट H2SO4 इनटू परसेंटेज वेट ऑफ H2SO4 अपॉन मोलर वेट ऑफ H2SO4। इनिशियल इतने मोल्स है, जब वाटर ऐड करेंगे देयर विल बी नो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4, वॉल्यूम फाइनल 200 ml, डेंसिटी दे रखा है, वेट आ गया उसका 15% H2SO4 अपॉन मोलर वेट। हमें V के लिए सॉल्व करना है, कर लेना, हो जाएगा निकेत? यस सर, क्लियर है। यस हाँ सर, सर। क्लियर। Second question. At 300 Kelvin, 40 ml ozone dissolved in 100 gram of water at 1 atm. What mass of ozone dissolved in 1600 gram of water at a pressure of this? Henry's law. देखो, Henry's law. Final pressure, kH, mole fraction of ozone, weight of ozone upon molar weight of ozone, ये कैलकुलेट करना है हमें. Weight of ozone upon molar weight, weight of water upon molar weight of water. Then initial pressure, kH remains same. Initial weight of ozone upon molar weight, ये हमने PV equal to nRT से निकाला है. टेम्परेचर दे रखा है 300 केल्विन, R का वैल्यू 1/12 और वॉल्यूम दे रखा है 40 ml, जिसे लीटर में कन्वर्ट किया है, 1 atm प्रेशर. तो वेट ऑफ ओजोन निकाल लिया. 2 बार लिखा, रेशो ले लो, KH कैंसिल. इस W/48 को इसके रिस्पेक्ट में इग्नोर कर देंगे, इसे भी इग्नोर कर देंगे टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन. अब ये 48 कैंसिल, ये 48 कैंसिल रेशो लेने पर, ये 18 कैंसिल, ये 18 कैंसिल, ये 20 कैंसिल हो गए. लेफ्ट साइड बचा 4, राइट साइड बचा है W/16 और यहाँ पे बचा है 0.077. दैट्स इट. सो हमारा वेट आ जाएगा 4 × 16 × 0.077. कितना होता है ये? फोर इंटू 16 इंटू 0.077, 4.92, रफली 5 आ रहा है. आंसर क्या दे रखा है इसका, सेकेंड क्वेश्चन का? कितना है? 5 है सर. 5 दिया है। क्लियर है अभी? हाँ सर. यस सर। एक्सक्यूज मी सर.
बोलो। और सर आपको इस क्वेश्चन में कैसे पता चला कि वो हेनरीज लॉ का यूज होने वाला है यानी? गैस डिसॉल्व हो रही है, मतलब देखते से पता लग रहा है। 40 ml ऑफ O3 गैस डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, गैस लिक्विड में डिसॉल्व होना, प्रेशर अलग दे रखा है उसमें। तो मतलब मुझे तो फर्स्ट लाइन पढ़ते से एकदम क्लिक हुआ, O3 गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर, हेनरीज लॉ। गैस को डिसॉल्व किया है वाटर में। जब भी गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं, हेनरीज लॉ, पार्शियल प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन डिसॉल्व्ड इन द लिक्विड फेज। यस सर। फोर्थ किसका डाउट था? नयन। P total is given 180 m, PA naught XA plus PB naught XP, दोनों का फ्रैक्शन भी दे रखा है। हमने क्या किया, PA naught को रिप्लेस कर दिया हाफ ऑफ PB naught, तो हाफ 0.2 0.1 में कन्वर्ट हो गया। जस्ट PB naught कैलकुलेट कर लिया, 18 टाइम्स ऑफ PB naught निकाल। एटमॉस्फेयर में आंसर पूछा गया है इसलिए इसको 180 m लिया है। अब क्वेश्चन आता है P टोटल 180 m, तो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। एक्चुअली क्वेश्चन में इनडायरेक्टली ये दिया गया है, the temperature is 50 degree Celsius and this temperature is also boiling point, मतलब जो given temperature है वो boiling point है। तो यदि temperature boiling point का definition है, it is the temperature at which vapor pressure of the solution is equal to 180 or 760 mm of it. Is that okay? Yes sir. प्रॉपर्टी का यूज किया है, यदि बॉइलिंग टेम्परेचर दे रखा है, बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है, तो उस पे टोटल वेपर प्रेशर होगा 180। Fifth question, the vapor pressure of pure liquid A is this and that of pure liquid is this, two component ideal liquid. हाँ, किसका डाउट है? फिफ्थ क्वेश्चन नयन का। नयन, इसमें y a दे रखा है और x से पूछा है, बाकी सब कुछ दिया है इस क्वेश्चन में। हो जाएगा सर। y दिया है, p नॉट pb नॉट दिया है, x से पूछा है, x को लिखना 1 माइनस x है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर ले। ठीक है, फिफ्थ के बाद है सिक्स्थ क्वेश्चन। यस सर। How many facts related to chloroform plus ethyl methyl ketone solution are correct? मुझे बताओ, इथाइल मिथाइल कीटोन मतलब एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं, नेगेटिव डेविएशन? नेगेटिव। तो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, तो ए इज करेक्ट। इट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप। क्या बॉइलिंग मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप में भी इसका एग्जांपल लिखा है क्या, ये वाला? हाँ, तो ये भी करेक्ट है। और जनरली जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं वही मैक्सिमम बॉइलिंग आइसोटोप शो करेंगे, बट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि
कि सारे शो करेंगे। सेकंड बी इज करेक्ट। सी डेल्टा एस इज ग्रेटर देन 0, वो तो हमेशा ही सही होता है। डी डेल्टा जी लेस देन 0, ये भी हमेशा सही होता है। कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नो। क्या ये प्रॉपर्टी लिखाई गई है इज़ोट्रॉप में? दिस सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। यस क्या ये सर। वर्ड लिखा है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो Sir. फर्स्ट फोर आर करेक्ट। यस सर मतलब वो एजियोट्रॉपिक पॉइंट तो दोनों में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, तो वो सारे एग्जांपल में हम उनको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते क्या? यस डेफिनेटली नहीं करते। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करने का मतलब क्या होता है? मैंने एक वेसल लिया, उसमें से मैं वेपराइज कर रहा हूँ, तो लिक्विड और लिक्विड में जो फ्रैक्शन था, जो ज्यादा वोलेटाइल सब्सटेंस है, वो वेपर में उसका फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। उसे कंडेंस किया, वापस से वेपराइज किया, फिर बढ़ गया। बट यहाँ पे तो लिक्विड और वेपर में भी फ्रैक्शन ही सेम आ रहा है, क्या हम उन्हें सेपरेट कर पाएंगे कभी भी? नहीं सर। समझ में आया? तो चाहे मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एजियोट्रॉपिक की प्रॉपर्टी। क्लियर? क्लियर सर। 7 किसका राउट है? सार्थक। How many of the following solutions show negative deviation? इसमें से कुछ एग्जांपल शायद मैंने क्लास में लिखा है नेगेटिव पॉजिटिव के, और जो नहीं लिखा है वो याद रख लेना। एक बेसिक थोड़ा सा लॉजिक में दे सकता हूँ। नेगेटिव डेविएशन वो शो करेंगे जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जहां पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, तो जनरली वहां पे नेगेटिव डेविएशन शो होता है। मैं किसका बताऊं इसमें से, ये बता दो मुझे। नहीं सर, बस वही पूछना था कि याद ही करने को। याद ही करने का होता है मैक्सिमम, तो इसमें थोड़ा बहुत बेसिक लॉजिक से हम याद रख सकते हैं, बाकी ऐसा वो लॉजिक से हम प्रिडिक्ट कर सके या डिटरमाइन कर सके, थोड़ा रेयर हो। ओके सर। एक पोलर एक नॉन पोलर काइंड ऑफ है, मतलब इंटरेक्शन बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो पॉजिटिव डेविएशन। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रहा है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन दोनों में है, तो नेगेटिव डेविएशन। और दोनों सिमिलर नेचर के, क्लोरोहेक्स जैसे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, जो सेकंड लास्ट ऑप्शन है, तो आइडियल सॉल्यूशन हो गया। नेक्स्ट 7 के बाद है 9th क्वेश्चन। How many grams of sucrose must be dissolved in 90 grams of water to produce solution ever over which the relative humidity is 80%? मैंने relative humidity वर्ड लिखा है कहीं पे या नहीं लिखा है अब तक? नहीं। लिख लो अभी, छोटा सा डेफिनेशन है, लेक्चर नोट्स में लिख लो कहीं। Relative humidity, partial pressure of water vapor upon vapor pressure of water vapors. मतलब vapor pressure is defined under equilibrium condition, while if equilibrium condition is not there, the equilibrium condition नहीं है वहां पर, तो हम partial pressure of water vapor लिखेंगे। क्लियर? होना चाहिए था 30 mm of equilibrium पे प्रेशर, बट 30 की जगह है वो 20, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया 20/30 into 100। मतलब इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में कितना पार्शियल प्रेशर है वाटर वेपर का, ना क्लियर है अभी? हाँ सर।
क्या हमें इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है 9 क्वेश्चन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 80%, क्लियर। 80% का मतलब क्या हुआ, डेल्टा पी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर इज 80%। कितना डिग्री, एक मिनट थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, दिस शुड बी 20%, मतलब 80% वेपर प्रेशर बचा है, क्लियर। तो कितना रिलेटिवली कम हुआ होगा, 20% कम हो गया होगा जो होना चाहिए। या इनडायरेक्टली मैं बोलूं PA इक्वल टू 0.8 ऑफ PA नॉट, जितना ओरिजिनल वेपर प्रेशर होना चाहिए उसका 80% है, तो P हमारा 0.8 PA नॉट है, और इसको हम लिख सकते हैं XA PA नॉट। PA इक्वल टू PA नॉट x है, 0.8 है, इनडायरेक्टली तुम्हें x से मोल फ्रैक्शन ऑफ A दे रखा है 0.8, और इसको भी लिखते हो तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ B होता है, एक ही बात है, कोई भी यूज कर लो। चलो 0.8 इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। अब A मतलब सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे 9 क्वेश्चन में, 90 ग्राम वाटर है, 90/18 प्लस वेट ऑफ सुक्रोज अपॉन मोलार वेट ऑफ सुक्रोज। क्या आप W के लिए सॉल्व कर पाओगे? यस सर, हो हाँ जाएगा। सर। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है ना, मतलब जितना इक्विलिब्रियम पे प्रेशर होना चाहिए उसका कितना परसेंट है। देखो डेल्टा TF दे रखा है हमें 1.86 आयोटा KF मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, 1 ग्राम ऑफ सॉलिड, वेट बाय मोलार वेट किया हमने, सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, 0.2 kg 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। दो अननोन है m एंड अल्फा, हमें अल्फा पूछा है क्वेश्चन में। एक और इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें, acid is completely neutralized by 125 ml 0.1 molar NaOH। एसिड के कितने मोल्स हैं, वेट बाय मोलार वेट, 1 ग्राम एसिड लिया है हमने 200 ml में, सो 1 ग्राम फाइनली, 1 वेट बाय मोलार वेट, वॉल्यूम इनटू मोलारिटी ऑफ NaOH। NaOH के मोल्स और एसिड के मोल्स को इक्वेट कर दिया और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ से 1/m आ गया, इसको यहाँ पे रखो 1/m को, अल्फा कैलकुलेट कर, हो जाएगा अभी ये क्वेश्चन। यस सर। अच्छा नेटवर्क मेरा प्रॉपर आ रहा है ना, मतलब कुछ इश्यू तो नहीं आ रहा है आवाज वगैरह में? बोर्ड Yes, क्लियर है sir. सर। क्लियर है सर। ठीक है, कुछ इशू आएगा तो बता देना ना उस टाइम पर। क्या इसके अलावा भी कोई और क्वेश्चन था पार्ट 2 में किसी का? कोई और क्वेश्चन डिस्कस करना है तो जल्दी से बता दो इसके अलावा।
नहीं करना है, हम चलें फिर पार्ट 3 पर। एट क्वेश्चन, 0.1 mole XY2 is dissolved in 2 liter where it ionizes to this. Observed at osmotic pressure state, a molar mass of X is this. चलो देखो, 8th क्वेश्चन, ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू ICRT मोल्स पर लीटर, R का वैल्यू, टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में, आयोटा आ गया 2, ये कुछ ऐसे डिसोसिएट होगा, तो यहाँ से अल्फा भी आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो वन टॉप फैक्टर का एक फॉर्मूला है, मोलार मास हमें दे रखा है, मोलार मास ऑब्जर्व, तो मोलार मास वन टॉप फैक्टर होता है पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, तो मोलार मास आफ्टर डिसोसिएशन विल बी इन डिनोमिनेटर, मतलब ऑब्जर्व, और ये जो थ्योरेटिकल था, ऑब्जर्व मतलब एक्सपेरिमेंटल, जो हम एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व करेंगे। चलो यहाँ से थ्योरेटिकल मोलार मास रखो, एम ऑब्जर्व निकाल लो, आयोटा 2 दे रखा है, फिर आई जो भी हमें पूछा है एम ऑब्जर्व प्लस 2i कैलकुलेट कर लेना, हो जाएगा भी ये क्वेश्चन। इज इट ओके? यस सर। प्रणव अभी भी ब्लर है क्या स्क्रीन? यस सर, थोड़ा तो। अजिंक्य, अमोघ, अनिकेत, स्क्रीन ब्लर है क्या अभी? क्लियर है सर। क्लियर है। अच्छा, तो प्रणव मे भी पॉसिबल कि तुम्हारे एंड पे शायद थोड़ा सा नेटवर्क इशू हो, ओके सर। तुम रिज्वाइन करके ट्राई कर लो एक बार। चलो पार्ट 3, टाइप योर डाउट्स ऑफ पार्ट 3 फास्ट।
साइमा पार्ट 3 का ही पूछ रहे हो तुम डाउट? हाँ सर। सर वो वहाँ पर ब्लैंक हो गया है जिधर रेशियो था उधर। क्या ब्लैंक हो गया है? क्वेश्चन 6 देखो हाँ सर। नहीं समझ में आया, क्या ब्लैंक हो गया है? क्वेश्चन नंबर 6 देखो आप। सर वो क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं सर। मिस करते हैं। प्रिंट। एक मिनट देखते हैं, वन बाय वन ऑर्डर में ही चलता हूँ, देखते हैं 6 पाएंगे तब वो भी देखेंगे। चलो, अनिकेत का आया है क्वेश्चन 5 ऑप्शन सी एंड डी। क्वेश्चन 5 सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन सी एंड डी। Gases which forms ions in a solvent are soluble in that solvent. Yes, correct statement है। जनरली जो आयंस बनाते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। Under same condition, NH3 has low solubility in water than that of CO2. No, NH3 has more solubility due to its formation of ions NH4 plus and OH minus ion. So D is incorrect, C is correct. क्या फिफ्थ में AB भी एक्सप्लेन करना है किसी को? सर Yes. सर Yes, sir. जो डिसोल्यूशन होता है उसमें गैसेस तो आयन फॉर्म नहीं करते, वो गैसेस फॉर्म में ही तो सॉल्युबल होते हैं। ऐसा किसने कहा? NH3 गैस प्लस H2O लिक्विड, ये तो हमने इक्विलिब्रियम में भी लिखा है। NH4 प्लस OH माइनस, तो इस फॉर्म में डिसॉल्व होती है, कोई इशू नहीं है। Even CO2 when dissolved in water, it forms H2CO3 which can dissociate into H plus and HCO3 minus, which can further dissociate. Clear है? हाँ सर। फिफ्थ क्वेश्चन के बाद था एट क्वेश्चन। At 40 degrees Celsius, vapor pressure in torr of methanol and ethanol is where X is the mole fraction of methanol. देखो जब भी कुछ ऐसा दे रखा है P इक्वल टू 119x plus 135, X is the mole fraction of methanol. X को 0 रखो तो पूरा का पूरा मीथेन मतलब जो भी दूसरा सब्सटेंस है वो आ जाएगा। हमें दे रखा है इथेनॉल, यदि हम मिथेनॉल का फ्रैक्शन है X को 0 रखा तो इथेनॉल आ जाएगा, प्रेशर विल बी 135, सो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथेनॉल विल बी 135। X को 1 रख दो, 1 रखोगे तो 100% मिथेनॉल आ जाएगा, 119 plus 135 will be the vapor pressure of pure methanol. हो जाएगा अभी ये। यस सर। और इसमें जो डी ऑप्शन है कंप्लीटली इमिसिबल, मतलब इमिसिबल होते तो मोल फ्रैक्शन वगैरह दिए ही नहीं होते। जनरली दोनों सिमिलर नेचर के मिथेनॉल इथेनॉल मिसिबल है। और सर वो इक्विमोलर मिक्सचर का क्या है? इक्विमोलर मिक्सचर मतलब मोल फ्रैक्शन किसी का भी कितना होगा? इक्विमोलर मतलब फ्रैक्शन बता दो कितना है? 1/2। बस इसको 1/2 रखो, टोटल प्रेशर निकाल दो, खत्म। 119/2 plus 135। Is that okay? यस सर। नेक्स्ट फिफ्थ के बाद था, मैं जस्ट ऑर्डर में जा रहा हूं ना, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन आए सभी के होंगे डेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स of solution will the value of the want of factor be same? पहले ए ऑप्शन में want of factor K4 efficient 6 5 FeSO4 2 want of factor पूछा है ना, कंसंट्रेशन से तो कोई लेना देना ही नहीं है उसका। तो want of factor एक मॉलिक्यूल कितने आयन दे सकता है? पहले में सेम नहीं है, दूसरे में 5 1 2 3 4 5, सेकंड में सेम आ रहा है। सेकंड में बोर्ड पे लिख के बता देता हूं, K4 FeCN6 can give 4K plus FeCN6 4 minus 4 plus 1 5 आयंस मिल रहे हैं। FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O, ये डिसोसिएट होगा Fe2 प्लस सल्फेट आयन, एक और एक दो सल्फेट आयन प्लस
2NH4 प्लस आयन। और वाटर तो खुद सॉल्वेंट ही है, तो उसको तो पार्टिकल में काउंट करेंगे नहीं है। 1 + 2 + 2 ये भी 5 आयन दे रहा है, ये भी 5 आयन दे रहा है, दोनों का क्वांटम फैक्टर 5, तो ये मैच हो रहा है। क्या अभी आगे कर पाओगे सिमिलर वे में? बस ये ध्यान रखना है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है वी कैन नॉट डिसोसिएट इट, इसे डिसोसिएट नहीं करना होगा। हाँ सर या? हो जाएगा। चले हम आगे। इसके बाद था 12 क्वेश्चन के बाद 6th क्वेश्चन फ्रॉम अथर्व। Two liquid X and Y are perfectly immiscible if X and Y have molecular masses in the ratio 1:2. The total vapor pressure of the mixture X and Y prepared in the weight ratio 2:3 would be. सर मॉलिक्यूलर मासेस का रेशियो 1:2 है। हाँ, हो जाएगा फिर सर। अरे तो क्लियर तो लिखा है X and Y have molecular masses in the ratio 1:2. ये सर वो तो हमारे बुक में 1:2 ने दिया है, सिर्फ 1:2 दिया है, वह 1 के जगह पे ब्लैंक है, इसलिए समझा नहीं सर। अच्छा, तो तुम्हारे उसमें मॉड्यूल में हो सकता है मिसप्रिंट, तो मेरे पास लास्ट ईयर का मॉड्यूल है। X and Y have molecular masses in the ratio 1:2, और उसमें जो वेट रेशियो दिया है ना उसका तो यूज ही नहीं है, कहीं भी यूज नहीं आएगा, क्योंकि वो तो सेपरेट लेयर बनाएंगे। इसका आंसर उस मॉलिक्यूलर मास का भी यूज नहीं है वैसे तो, मतलब उसका भी यूज नहीं है। आंसर डायरेक्ट P0 + PV0 आएगा, और दोनों दे रखे हैं। आंसर हाँ would be सर। 600 इमिसिबल लिक्विड। जो वेट रेशियो मास रेशियो में कोई यूज ही नहीं है। फॉर इमिसिबल लिक्विड P total is P0 + PV0। 6 के बाद था सार्थक का क्वेश्चन नंबर 5 जो डिस्कस हो गया है। क्वेश्चन नंबर 16। Question number 16. Which facts are true when we use Van Hoff equation PV equal to NST? मतलब वो ये उसी टाइप का इक्वेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर वाला। For osmotic pressure P of dilute solution, the equation is identical to that of ideal gas equation. Yes, it is identical, मतलब similar उसके dimension है। Derive वहां से नहीं हुआ, but yes, it is identical. The solute particle in solution are analogous to the gas molecule, and the solvent is analogous to the empty space. Yes, we can treat them like in this manner. पूरा empty vessel हो गया, यहाँ पर जो भी पूरा वॉल्यूम है, क्लियर, इसका लिक्विड सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं, सॉलिड पार्टिकल्स के, यहाँ पर नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल के, तो गैस मॉलिक्यूल जैसे ट्रीट किए जा सकते हैं, तो ऐसा इंटरप्रेट किया जा सकता है। Solid molecules are dispersed in the solvent the way the gas molecule are dispersed. This is also correct. The equation is not identical to this. इसमें ना ABC करेक्ट है। तुम एक काम करो, उसे इमेजिन करने की कोशिश करो, मतलब ये फैक्चुअल है और तुम थोड़ा सा विजुलाइज करोगे तो तुम फील कर पाओगे ABC दे आर पॉइंट, दिस पॉइंट्स आर करेक्ट। जैसे गैसेस को एक वेसल में हम इंटरप्रेट करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉलिड पार्टिकल को एक सॉल्यूशन में इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। And if you want, you can write this 3 point in your lecture notes. ऑस्मोटिक प्रेशर वाले में कहीं भी तुम लिख सकते हो ना, मतलब एज अ फैक्ट। आंसर एबीसी दे रखा है ना, इसका क्या दे रखा है 16 का? ABC दे रखा है सर। सर वो स्टेटमेंट एक बार रिपीट कर दीजिए। कौन सा? सर जो आप अभी नोट करने के लिए बोले। एबीसी 16 का एबीसी नोट करना है तुम्हें, मतलब ये तीनों पॉइंट नोट करना है। For a non-volatile solid particle in a solution related to osmotic pressure, then you can write A, B, C in your lecture notes. Clear है? हाँ
चले हम आगे 16 के बाद है नयन, क्या फिफ्थ क्वेश्चन तो हो गया है, ये 1 का ई लिखा है ना तुमने? नहीं सर, वो गलती से टाइप हो गया था, वो नहीं। ठीक है, 14 है फिर। 14 question. The depression of freezing point experiment, it is found that the vapor pressure of the solution is less than that of pure solvent. हमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में बताना है, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का सॉल्वेंट से कम होगा। ए इज करेक्ट। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज, यदि ए करेक्ट है तो बी डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा, जस्ट अपोजिट लिखें। ओनली सोल्यूट मॉलिक्यूल्स सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, डी इज करेक्ट। याद है लिखा है ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई एट द फ्रीजिंग पॉइंट, आइस विल सेपरेट आउट। क्वेश्चन किया था एक हमने ऐसा। हाँ Yes, सर। sir. तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए एंड डी 14 का। नहीं, किस क्वेश्चन में डाउट है वो बता दो मुझे, मतलब किस ऑप्शन में डाउट है? थर्टीन, 2 gram non-volatile hydrocarbon solute dissolved in 100 gram of hypothetical organic solvent, ठीक है, was found to lower vapor pressure from this to this. डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है N13, उसमें रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला लगाओ। सॉल्व कर लेना मोलर मास के लिए, ठीक है। और एक बार मोलर मास आ जाएगा तो फॉर्मूला भी पता कर सकते हो तुम क्या फॉर्मूला हो जाएगा भी। 96% कार्बन दे रखा है, एम्पिरिकल फॉर्मूला डिटरमाइन कर लें। चेंज इन प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देन साइमा का कुछ क्वेश्चन था, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मोल, अच्छा 60 था वो तो हो गया, 6 हो गया, अर्थ रुका था, फिर 10th क्वेश्चन। Question number 10. At this temperature, the vapor pressure of CH2 is 512 mm of Hg and that of acetone is this mm of Hg. A solution of CH2 and acetone in which mole fraction of CH2 is this as total vapor pressure. देखो सबसे पहले तो रॉल्स लॉ से वेपर प्रेशर निकाला था हमने, इसमें P नॉट x से प्लस Pv नॉट xb से, ये आ रहा है 386। हमें वेपर प्रेशर दे रखा है 600, मतलब हमारा जो वेपर प्रेशर है 600, दैट इज मोर देन एक्सपेक्टेड फ्रॉम रॉल्स लॉ। ये पॉजिटिव डेविएशन का केस हुआ है, नेगेटिव डेविएशन का केस हुआ? अथर्व, पॉजिटिव। क्या पॉजिटिव डेविएशन की प्रॉपर्टी हमें पता है? तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में हम चेक कर लेंगे कौन सी प्रॉपर्टी मैच कर रही है। यस सर। हाँ सर, आ गया सर। नेक्स्ट, हो गए सारे डाउट कंप्लीट पार्ट 3 के? चलो पार्ट 4 डाउट्स।
तुम सिर्फ क्वेश्चन नंबर लिखो, कंफ्यूजन होगा वो मत लिखो, कंप्रेhension 1 2 3 4, you just need to write question number, that's it. Question number 1 from Athar. हाँ अथर, हमें फर्स्ट क्वेश्चन में पी मिक्सचर दे रखा है 179 XB plus 92 और पूछा है PB नॉट और PT नॉट कितना होगा। एक बार XB को 0 रखो और एक बार XB को 1 रख दो। किया था भी एक क्वेश्चन है सामने अथर, किया था सर ऐसा। इसका दे रखा है P टोटल 179 XB plus 92, एक बार XB को 0 रखा तो दूसरे वाले का PB नॉट आ गया, XB को 1 रखो तो उसका P नॉट आ जाएगा, हो जाएगा भी ये। इसका आंसर होगा 92 प्लस 179, 92 एंड 179 प्लस 92। इसके बाद था क्वेश्चन नंबर 5 7 8 10। क्वेश्चन नंबर 5, for different aqueous solution of 0.1 molar this 27 degrees Celsius, the correct statement are आयोटाइन टू सी का मल्टीप्लाई किया है, ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर ICRT, सबसे ज्यादा IC इसका, ऑस्मोटिक प्रेशर मैक्सिमम इसका, मिनिमम इसका, ऑर्डर में अरेंज कर लेना, IC के प्रोपोर्शनल होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। मुझे लगता है अब सारे क्वेश्चन आ जाएंगे इसमें। कुछ कौन सा ऑप्शन बताओ मैं फिफ्थ में, ये बताओ मुझे। 2 3 4 पाई इक्वल टू दिस मैच कर रहा है। देखो ये सेकंड ऑप्शन दो, ICRT, IC को रिप्लेस कर दो। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए मोलारिटी मोलालिटी दोनों को इक्वल एज्यूम किया जा सकता है, ऐसा पहले भी मैंने क्वेश्चन बताया था। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन क्लियरली मेंशन है क्वेश्चन में, मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑलमोस्ट सेम हो गए। तो आयोटा इनटू मोलालिटी डेल्टा TB बाय KB आ रहा है, आयोटा इनटू मोलारिटी मोल पर लीटर रिप्लेस कर दो। तो मैच कर रहा है, उन्होंने बस R को H दे रखा है, मतलब R को H भी लिखा जाता है स्पेशली ऑस्मोटिक प्रेशर, ताकि वो गैसेस इक्वेशन से थोड़ा अलग लगे। सेकंड इज करेक्ट। थर्ड, एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑन आइस इंक्रीजेस इट्स मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेटली सॉल्ट मेल्टिंग पॉइंट को तो डिक्रीज करेगा वो। हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किया है, तो एडिशन ऑफ सॉल्ट डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। डिप्रेशन होगा ना, तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। इसके बाद एडिशन ऑफ सॉल्ट ऑन आइस ब्रिंग्स इट मेल्टिंग ऑफ आइस अर्लियर। यस, तुमने आइस में सॉल्ट को ऐड किया, यदि सॉल्ट को ऐड करोगे तो क्या होगा, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट लेट से 0 डिग्री सेल्सियस था वो चला गया -3 डिग्री सेल्सियस, तो जल्दी मेल्ट हो जाएगा, वो पहले ही मेल्ट हो जाएगा 0 पे, मतलब तुम्हें हीट करना ही नहीं पड़ेगा। और ऐसा ही होता है ना, जब
एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर 0 -1 तक चला जाता है, तो पता है हमारे मतलब इंडिया में तो नहीं इतना आइस का इतना इशू है, बट काफी फॉरेन कंट्रीज में जहाँ पे स्नोफॉल होता है रोड पर NaCl को मतलब जस्ट स्प्रेड किया जाता है ताकि वो आइस में मिलकर उनका मेल्टिंग पॉइंट कम कर दे और 0 डिग्री -1 डिग्री सेल्सियस पे वो आइस मेल्ट होकर रोड से क्लियर हो जाए पानी के वाटर के फॉर्म। क्लियर है इतना? हाँ सर। चलो 5th क्वेश्चन के बाद है 7th क्वेश्चन। सर 6 भी बता दीजिए। बता देता हूँ मैं। 1 gram mixture of glucose and urea is present in the solution, shows the osmotic pressure of 0.74 atm। कौन सा बताऊं मैं साइमा 6 में? 1 2 3 4 5 में से कौन सा स्टेटमेंट बताऊं? सेकंड और थर्ड में डाउट है। हाँ? ऑप्शन सेकंड एंड ऑप्शन थर्ड में डाउट है 6 के। Third, the solution will boil at this temperature if Kb is 0.5। 6 का थर्ड। चलो सबसे पहले तो क्या करना है, जो ऑस्मोटिक प्रेशर दे रखा है हमें, दो सॉल्यूट है हमारे पास, एक है ग्लूकोज एक है यूरिया, दोनों का मिला के 1 ग्राम दे रखा है। 1 ग्राम ग्लूकोज ले लिया तो बचा कितना 1 - x ग्राम यूरिया आ गया। सो मोल्स ऑफ ग्लूकोज मोल्स ऑफ यूरिया अपॉन टोटल वॉल्यूम 0.25 लीटर कंसंट्रेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर CRT x का वैल्यू निकालना है सबसे पहले। क्लियर? अब हमें बॉइलिंग पॉइंट बताना है सॉल्यूशन का। थर्ड ऑप्शन में डेल्टा TB इक्वल टू आयोटा दोनों का बने, सिर्फ दोनों की मोलालिटी 8 हो जाए, M1 + M2 Kb आयोटा 1। क्लियर? यदि आयोटा भी होता तो I1 M1 + I2 M2 + I3 M3 into Kb आ जाता। तो फर्स्ट की मोलालिटी कितनी होगी? x/180 वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। 250 ml दे रखा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो जितना वॉल्यूम है उतना ही वेट ले लो 0.25 kg प्लस 1 - x/0.25 into kb। वैसे तो डायरेक्ट रिप्लेस हो जाएगा, तुम्हें सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा x के लिए। इस पूरे टर्म को रिप्लेस कर दो, ये वाला पूरा टर्म। क्लियर? यहाँ पे 1 - x/60 के आएगा, तो ये पूरा टर्म रिप्लेस हो जाएगा। किससे होगा रिप्लेस? 0.74 into 12/300 से। यहाँ पे kb का वैल्यू कितना दे रखा है? 0.5। चलो इसके लिए मैं सॉल्व करके बता देता हूँ एक बार। 0.74 into 12 into 0.5 divided by 300, ये आ रहा है 0.0148, रफली 0.015 मैच कर रहा है थर्ड ऑप्शन। वो भी 0.15 एग्जैक्ट भी आ सकता है कि हम आर का वैल्यू एग्जैक्ट यूज कर। हो जाएगा भी क्वेश्चन? यस हाँ सर। इसका सेकंड में भी डाउट है। Second, relative lowering in vapor pressure of this solution is this. Relative lowering in vapor pressure का फॉर्मूला डेल्टा P/PA0 मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब देखो यहाँ पे टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट लेना होगा, मोल्स ऑफ दिस प्लस मोल्स ऑफ दिस, मतलब जितने भी मोल्स हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के सबको ऐड किया अपॉन टोटल मोल्स। तो इसको तो इग्नोर कर देंगे हम, सिर्फ सॉल्वेंट के मोल्स ले लेते हैं। 250 ml 250 ग्राम 250/18। इस पूरे को फर्दर रिप्लेस कर दो जैसा यहाँ पे किया। रिप्लेस करोगे यहाँ से 0.74 into 0.25 into 12/300 रख देना और सॉल्व कर देना, हो जाएगा
Yes. Yes. सेवन, 8 एंड 10, इसमें भी हमें ये पता लग गया कि सॉल्यूशन आइडियल है, नॉन आइडियल है, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो उसके बाद हमें सबकी प्रॉपर्टीज पता है। सेवंथ क्वेश्चन में हेक्सेन प्लस हेप्टेन दोनों सिमिलर नेचर के नॉन पोलर आइडियल सॉल्यूशन, हेक्सेन प्लस हेप्टेन आइडियल सॉल्यूशन। 8 वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इथेनॉल में डायपोल मोमेंट उतना नहीं है, तो ये बनाएगा पॉजिटिव डेविएशन, लेस इंटरेक्शन, ज्यादा वेपराइज होगी। 9th में वाटर प्लस H2SO4 एसिड है, नेगेटिव डेविएशन, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। 10th वाटर प्लस क्लोरोबेंजीन, दे आर इमिसिबल लिक्विड, मिक्स ही नहीं होते हैं। तो पहला आइडियल, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा नेगेटिव और चौथा इमिसिबल। सर आंसर मैच नहीं कर रहे उससे। उसका मैच करवाऊं, बताओ। 7th, 8th और 10th तीनों का मैच नहीं कर रहा। अच्छा, 7th, 8th और 10th में आंसर बता दो मुझे, मैं 7th का आंसर तुम्हें बता देता हूँ कि क्या हो रहा है। डी, कौन सा आंसर देते 7th का हाँ? डी है डी, सर। वन आइडियल सॉल्यूशन मैच कर रहा है। ए आइडियल सॉल्यूशन के लिए PA0 XA प्लस PB0 XB ये भी मैच कर रहा है। पी आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ भी मैच कर रहा है। क्या मैच नहीं हो रहा है बताओ मुझे। सर वो तो नेगेटिव डेविएशन वाला ग्राफ है। एक मिनट कंफ्यूज मत हो। वो जो ग्राफ दे रखा है ना, ये वाला ग्राफ, स्ट्रेट लाइन दे रखा है, मोल फ्रैक्शन P टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड फेज। बट वेपर फेज का मोल फ्रैक्शन ग्राफ तो ऐसा ही आएगा। ये तो P टोटल वर्सेस Y ग्राफ है ना, ये तो मैंने ड्रॉ ही नहीं करके बताया था तुम्हें। और जो उसमें किया था हमने एसजियोटॉप वगैरह में, उसमें ड्रॉ किया था मैंने P टोटल वर्सेस Y। तो P टोटल वर्सेस X तो अभी भी स्ट्रेट लाइन है इसमें दे रखा है ना, वर्सेस X वर्सेस Y। हाँ सर। और किसका मैच नहीं कर रहा है? 8th का भी बताऊं? सर जल्दी 10th बताओ बताइए। किसका। 10th बता देता हूं। आंसर बता दो 10th का। 10th का आंसर क्या है? डी, इमिसिबल लिक्विड है 4, इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। डी सॉल्यूशन हैविंग वेपर ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन, यस। अच्छा, आपको क्वेश्चन आता है इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन के वेपर्स कैसे मिलेंगे हमें? क्या वेपर कंपोजिशन को हम ऐसा लिख सकते हैं YA/YB? चलो इसको हम ऐसा लिखते हैं PA/PB which is PA0/PB0, और PA को हम लिख सकते हैं YP टोटल, YB P टोटल कैंसल। सो इमिसिबल लिक्विड में A का जो पार्शियल प्रेशर है वो P0 होगा, B का पार्शियल प्रेशर PB0 होगा, which is मोल फ्रैक्शन इन द वेपर फेज इनटू टोटल प्रेशर। ये लगा दिया हमने डाल्टन्स लॉ, P टोटल कैंसल। तो फ्रैक्शन का रेशो जो वेपर फेज में है वो रेशो है P0/PB0 which is constant। मतलब हमें एक कांस्टेंट फ्रैक्शन के वेपर्स मिलेंगे हमेशा, ऐसा नहीं है जिससे से वेपराइजेशन होगा उसके अकॉर्डिंग फ्रैक्शन है चेंज होता जाए। तो इसमें जो हमें दे रखा है सॉल्यूशन हैविंग वेपर्स ऑफ फिक्स्ड कंपोजिशन, समझ में आया? और इसका Q दे रखा है, फिर Q तो लिखा ही है इमिसिबल लिक्विड के लिए, P टोटल इज PA0 प्लस PB0। क्लियर है सर। अभी क्लियर है 10? हाँ सर। चलो कंप्लीट हुआ पार्ट 4B। चले हम एक्सरसाइज 3 पर। कितना टाइम हो गया है? लेक्चर कब तक? 11:30 तक है ना? एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 अप टू क्वेश्चन नंबर 10 मैं लिखता हूं पहले, उसके बाद ही टाइप करना। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1
अप टू क्वेश्चन नंबर 10. साइमा, फोर्थ क्वेश्चन में मुझे बताओ, एक्सरसाइज की पार्ट 1 में, ड्यूरिंग डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, क्या हम ये बोलते हैं ओनली आइस विल सेपरेट आउट, मतलब सिर्फ सॉल्वेंट सेपरेट होता है सॉल्यूशन से सॉलिड फॉर्म में? क्या है कोई ऐसा ऑप्शन जिसमें लिक्विड सॉल्यूशन सॉल्वेंट सॉलिड के साथ इक्विलिब्रियम में दे रखा है ऑप्शन में? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का ऑप्शंस में इक्विलिब्रियम दिया हुआ है सर. क्या इसका आंसर आएगा ये है ना, थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है. लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट की जगह लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट होना चाहिए. लिक्विड सॉल्यूशन सॉलिड सॉल्वेंट मिसप्रिंट है मतलब यहाँ पर. स्टिल मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज ए. क्या दे रखा है इसका आंसर उसे? ए सर. क्योंकि सॉलिड Sir. सॉल्वेंट ये तो पक्का है, और लिक्विड फॉर्म में सॉल्वेंट होता है मतलब सॉल्यूशन होगा बेसिकली, क्योंकि सॉलिड भी उसमें ही डिसॉल्व होते हैं. स्टिल द मोस्ट अप्रोप्रिएट इज ए. यदि और अप्रोप्रिएट पे जाएंगे तो लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्वेंट आएगा आंसर. सर पर लिक्विड में कुछ डिजॉल्व होता है ना, सॉलिड में थोड़ी कुछ डिजॉल्व होगा. मतलब सॉलिड सॉल्वेंट कैसे हो सकता है सर? सॉलिड सॉल्वेंट कैसे हो सकता है मतलब? तो इंटरप्रेट ही गलत कर रहा है. तुझे वो वाला केस याद है, आइस सेपरेट हुआ था? आइस सेपरेशन वाला याद है फ्रीजिंग पॉइंट पर? हाँ हाँ yes. ये वो केस है, आइस सेपरेट होना फ्रीजिंग पॉइंट पे. डिसॉल्व नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे ना. ओके 10th क्वेश्चन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एम. ये तो पूरा उस पर बेस्ड. ये क्वेश्चन अच्छा है, कंप्रेhension. कब आया था? जेई एडवांस में आया था 2008 में. किया है सभी ने सॉल्व? इसमें Yes, एक दो sir. चीजों का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है, पता है इसमें ये एक कंडीशन दे रखी है. वन ऑफ इट्स एग्जांपल इज यूज्ड टू दिस. कहीं पे एक टर्म दे रखा था जिसका काफी अच्छा यूज था. जो भी ज्यादा क्वांटिटी में है उसे सॉल्वेंट जैसे ट्रीट करना है हमें. हाँ सर. और एक और इसमें दे रखा है, कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी आइडियल डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड सॉलिड टू बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव. तो हमें वैसे तो दोनों वेपराइज हो रहे हैं, बट जो कम अमाउंट में हमें ये एज्यूम करना है, whichever is present in lesser amount that is solute and that is non volatile. मतलब एक बार हम उसको सॉल्वेंट एज्यूम कर रहे हैं, उसको वेपराइज कर रहे हैं, और दूसरे ही केस में सॉल्यूट एज्यूम करना है जब वो कम हो गया है और नॉन वोलेटाइल एज्यूम करना है. तो ये अच्छा पार्ट था हाँ, इस क्वेश्चन में. फिर हो जाएगा 10th वाला. हम्म, हो जाएगा सर 10th वाला. ठीक है. क्योंकि उन्होंने जो लास्ट लाइन दे रखी है ना, कंसीडर द सॉल्यूशन टू बी आइडियल डाइल्यूट एंड सोल्यूट टू बी नॉन वोलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव. मतलब पूरा क्वेश्चन इस पर डिपेंड कर गया था, नॉन वोलेटाइल एंड नॉन डिसोसिएटिव. उसे हमें मतलब वोलेटाइल होने के बाद भी नॉन वोलेटाइल एज्यूम करना था. चलो, मुझे लग रहा है एक्सरसाइज 3 शायद सभी ने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ एक ही बच्चे का डाउट आया था. एक्सरसाइज 3 कर लो, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 जितने भी सब कुछ दे रखा है. तो यार चैप्टर कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, सॉलिड स्टेट मोस्ट प्रोबेबली. और सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा ना?
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी करना है, बट उसके पहले केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन जरूरी है, तो तुम्हें भी अपने एंड से करना है। एट द सेम टाइम मैं चाह रहा हूँ कि उसका रिवीजन क्लासेस या तो देखते हैं मतलब कब क्या होगा, उसकी प्लानिंग चल रही है, या तो मैं लेने वाला हूँ रिवीजन क्लास, या मे भी पॉसिबल कि एक और जो टीचर है हमारे पास केमिस्ट्री के वो रिवीजन क्लास ले लेंगे, साकेत सर, तो तुम्हें बताया जाएगा। तो तुम अपने एंड से तो पढ़ ही लो ताकि रिवीजन क्लास में तुम्हें थोड़ा सा और समझ में आ जाए, स्पेशली बीवीटी वगैरह हाइब्रिडाइजेशन इन सबका यूज होगा। सर सर केमिस्ट्री सर नहीं पढ़ाने वाले हैं क्या? नहीं, अभी उनका 11th का सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, हाँ सर। सर वो तो 12th 11th का सिलेबस कंप्लीट हो गया है। 12th में भी स्टार्टिंग में तो मैं ही लेक्चर लेने वाला हूँ, मतलब 12th का मेरा पार्ट वैसे थोड़ा ज्यादा होता है, और 12th का जो ऑर्गेनिक है वो मतलब हाँ, कुछ ऐसा इशू हम ये चाह रहे हैं कि चीजें ऑफलाइन हो, और एमएसटी सर बिकॉज ऑफ सम फैमिली रीजन वो अभी मतलब नासिक नहीं आ पा रहे हैं, तो देखते हैं, मतलब हम ये चाह रहे हैं जो भी टीचर है ऑफलाइन ले, मतलब तुम्हें थोड़ा टच बना रहे हैं। और जैसे तुम्हें शायद बीएसबी सर ने बोला भी होगा, मतलब कुछ बच्चों को बुलाया भी था इवन वाइवा वगैरह सेशन के लिए, उस सेशन को मतलब ऑफिशियली फॉर्मलाइज करके एक नाम दिया गया है, पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन। इसमें सारे बच्चों को ही बुलाया जाएगा डेफिनेटली, मतलब ऐसा भी फोर्स नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो बच्चे बाहर हैं उन्हें अभी तो नहीं बुलाया जा सकता, बट होप अगले वीक से या उसके अगले वीक से ऑफलाइन क्लासेस हो ही जाए प्रॉपर, तब तुम यहाँ आओगे ही सही। तो उस पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन में सभी बच्चों का मतलब हर सब्जेक्ट का इवन होगा, ताकि थोड़ा सा तुम्हें पर्सनल टच भी बना रहे, उस सब्जेक्ट का टेस्ट भी होगा सेम डे, जैसा बीएसबी सर ने किया। कुछ क्वेश्चन सीन होंगे बुकलेट के, कुछ अनसीन होंगे, वाइवा काइंड ऑफ होगा, क्लियर? तो तुम्हें बताया जाएगा कि क्या होगा, मतलब मे बी पॉसिबल 12th का जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा आज से 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद, थोड़ा लेट जब भी मतलब उसका टाइम जब आएगा स्टार्ट होने का, तब क्या होगा बता दिया जाएगा, क्लियर? ये तुम ध्यान रखो, जो भी टीचर होंगे मतलब डेफिनेटली दे आर बेस्ट टीचर इन देयर फील्ड, मतलब अपना बेस्ट वो प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि स्पेशली एक साकेत सर है, तुम्हारा कभी इंटरेक्शन हुआ है उनसे? नहीं सर। Nice, sir. साकेत सर है, he has been here from 2015 जब से रेजोनेंस का नासिक सेंटर ओपन हुआ था। अगेन कुछ पर्सनल रीजन के कारण बीच में एक साल वो नहीं थे, वो मनीष सर के होम टाउन के हैं, पटना के हैं, वहां चले गए थे, उनकी मैरिज थी, कुछ और भी फैमिली इशू थे, एंड ही फर्दर ज्वाइन फ्रॉम दिस सेशन। तो जो न्यू सेशन है उन्होंने फिर से ज्वाइन किया है, और वो भी ऑर्गेनिक का मतलब तुम यदि अपने सीनियर्स वगैरह से पूछोगे, इनसे स्पेशली इनके बैच को पढ़ाया उन्होंने ऑर्गेनिक, जो भी पास आउट हुए हैं, सुमित बेरा, इन सारे बैचेस को किसी से भी तुम्हारा इंटरेक्शन होगा तुम पूछोगे, काफी अच्छे टीचर हैं वो भी ऑर्गेनिक के, तो तुम्हें बता दिया जाएगा कि क्या है क्या रहेगा। मतलब हम बस ये चाह रहे हैं कि ऑफलाइन हो तो टीचर ऑफलाइन ही प्रेजेंट हो चीजें। और अगेन ऐसा नहीं कि बीच में से कुछ चीजें चेंज की जाएगी, 11 का कंप्लीट हुआ है, 12 का पार्ट सेपरेट होगा, चीजें यदि टीचर भी चेंज होंगे तब भी होंगे अभी। ओके, सेशन में एंड कर रहा हूँ फिर अभी। होमवर्क इज एक्सरसाइज 3, 12th का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में लेने वाला हूँ मैक्सिमम पार्ट, मैक्सिमम क्या ऑलमोस्ट सारा ही पार्ट में लूंगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक। 12th का मेरा पोर्शन ज्यादा है वैसे भी, ठीक है।